Good evening, everyone. Am I audible to all of you? I hope you all are doing good and had a great day. प्रीवियस क्लास तक जो कुछ भी सीखा था उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने की होगी. ग्रेट. आज का मार्केट देखा आप लोगों ने? निफ्टी के डेली डिमांड के सपोर्ट से किस तरह से मार्केट ऊपर गया. ये रैली बेस रैली का डिमांड. यस. अभी ये जो निफ्टी बैंक का एक क्वार्टरली का जो डिमांड है, क्वार्टरली का डिमांड और वीकली के इस वाले एरिया से जहां से प्राइस जा रही है, ये डेली के इस वाले डिमांड से एक बार और नया डिमांड फॉर्म कर दिया है. निफ्टी बैंक ने एक नया रैली बेस रैली का डिमांड और फॉर्म कर दिया. ठीक है. तो यदि बाय चांस ऐसा होता है कि इन वाले पॉइंट से निफ्टी को नीचे आने का मौका मिलता है और कोई बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है, देन ये डिमांड से फिर से एक एक सीढ़ी की तरह, एक स्टेयर की तरह काम करेगी प्राइस, और फिर से इसको ऊपर पहुंचा देगी. यदि ये और ऊपर जाकर ये समझते हैं कि जहां पर ये 20 EMA है, जहां पर ये 20 EM है, और यहाँ कहीं और ऊपर जाकर यदि मैं बात करूं कि एक मैं छोटा सा पॉइंट पता है इसमें क्या देखता हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी ये लोग नोटिस करें कि ये वाली जो रेड एक्साइटिंग कैंडल से पहले वाली कैंडल है, आप देखेंगे यहाँ ये वाली कैंडल, इसकी क्लोजिंग ये वाला पॉइंट था 46,000. उसके बाद नेक्स्ट डे इसने अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी थी 46,463, मतलब ऑलमोस्ट 400 या 400 पॉइंट के आसपास का इसने अप मूव दिया था. और उसके बाद से ही इतने अच्छे अपमूव के बाद से ही प्राइस में ये एक डाउन साइड वाली रेड एक्साइटिंग कैंडल बनी, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ था जिसकी वजह से प्राइस में ये डाउन मूव आया. ये वाले पॉइंट पे कुछ ना कुछ था जहां पर इतना अच्छा खासा डाउन मूव आया सेम डे. अब प्राइस यदि उस रेंज में पहुंचती है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो हो सकता है एक बार के लिए थोड़ा बहुत और करेक्शन आ जाए नीचे की तरफ. और यदि यहां से नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है. प्राइस ये वाला जो डिमांड फॉर्म आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक. हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल एक चीज हुई कि ये एक नया डिमांड फॉर्म कर दिया गया. ज्यादा वॉलेटिलिटी हुई तो इसके डीप में आ जाएगी प्राइस, अदरवाइज ऊपर से ही भी रिएक्शन आ सकता है. ठीक है. ठीक ऐसा ही निफ्टी में है. निफ्टी में ऑल्दो कोई ऊपर ऐसा खास कोई सप्लाई जोन नहीं है, ना ही वीकली का कोई खास सप्लाई जोन है, ना ही डेली का कोई खास सप्लाई जोन है. ये एक पॉइंट कह सकते हैं, ये वाला एक पॉइंट कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रैली बेस्ड ड्रॉप वाला सप्लाई जोन है ना, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर बना हुआ सप्लाई जोन है और एक गैप के साथ बना हुआ सप्लाई जोन है, गैप के साथ बना हुआ सप्लाई जोन है. ठीक है. इस वजह से ये कह सकते हैं कि एक बार के लिए प्राइस में ये डाउन मूव ला सकता है, बट यहां तक भी अच्छा खासा स्कोप है. यहां तक जाने में भी निफ्टी में अच्छा खासा स्कोप है, ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट का. ओके. और फिर ऐसा हुआ जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि भाई बैंक निफ्टी को मैं कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी अपने इस एक सेलिंग वाले एरिया में, प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं कहेंगे वैसे, कहने को तो ये मेरे पास ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, कहते हैं कि इसके बिल्कुल डीप में जाने के बाद यदि इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आता है
हम ऐसा मानते हैं बैंक निफ्टी में सारी सिचुएशंस लेकर चलते हैं कि प्राइस इस वाले जोन के अंदर डीप में जाने के बाद नीचे आती है, तो उसको रोकने के लिए मेरे पास ये रैली बेस रैली का डिमांड रेडी है। फिर निफ्टी बैंक में तो है, बट निफ्टी में क्या है, निफ्टी में मेरे लिए निफ्टी में मेरे लिए ये डिमांड ऑलरेडी टेस्टेड हो गया। ये डिमांड ऑलरेडी टेस्टेड है। निफ्टी में मेरे लिए जो सबसे अच्छा पॉइंट है ना, वो ये वाला पॉइंट है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ये डिमांड है, ये डिमांड टेस्टेड हो गया, चल गया, ऑल दो ब्रेक भी हो जाता, तो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता। अब इसमें हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है कि मैं कहूं कि यहाँ पे कोई प्रॉपर डिमांड जोन है, यहाँ पर कोई प्रॉपर विदाउट बेस्कन वाला जोन है, क्योंकि प्रॉपर विदाउट बेस्कन वाला एरिया जो था वहां से प्राइस ऑलरेडी चल चुकी है और वो कोई अच्छा एरिया भी नहीं था। ये वाली रेड बेस कैंडल बनने से पहले ये कोई अच्छा प्रॉपर विदाउट बेस्कन वाला जोन था क्या? यस और नो? नहीं, कोई नहीं था। फिर भी ये प्राइस टेस्टेड हो गई यहाँ पे, चली ना चली दूसरी बात है, बट इसमें कोई अब मेरे लिए कोई लॉजिक नहीं रहा। बट फिर भी मैं कहता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसमें मेरे लिए अभी भी लॉजिक है कि ये यहाँ से जो अपमूव आया, मैं सेम लॉजिक जो मैंने निफ्टी बैंक में सप्लाई साइड का देखा वही मैं डिमांड साइड का देखता हूँ कि ये एक डाउन मूव था, प्राइस में अग्रेसिव डाउन मूव था, वही बैंक निफ्टी वाला। और उसके बाद प्राइस ने नेक्स्ट डे और गैप डाउन ओपनिंग दी, और गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद थोड़ी सी प्राइस नीचे आई, बाद में अच्छी खासी ऊपर क्लोजिंग हुई, फिर थोड़ा स्ट्रगल किया, फिर लगातार ऊपर जाती रही। तो ये प्राइस में जो रिवर्सल आया, प्राइस में जो रिवर्सल आया, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ है। और बैंक निफ्टी में यदि प्रॉपर सपोर्ट है तो ये चल जाएगा। निफ्टी में प्रॉपर निफ्टी में प्रॉपर डिमांड होता और बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ थोड़ा बहुत भी सपोर्ट टाइप स्ट्रक्चर होता तो चल जाता। अभी बैंक निफ्टी में प्रॉपर मेरे पास डिमांड है, निफ्टी इस वाले रेंज से चल सकती है। इसका आज जो मैंने लाइव देखा, मतलब एल एन टी मेरा एक ऐसा फेवरेट स्टॉक है जिसमें मैं कहूँ कि एल एन टी और क्यूमेंस इंडिया, ये दो इस तरह के स्टॉक हैं। क्यूमेंस इंडिया में मैंने बहुत सारे ट्रेड्स की हैं, एल एन टी में मैंने ट्रेड कम की है, बस उसको नोटिस बहुत ज्यादा किया है, क्योंकि ये स्टॉक में करेक्शन बहुत ज्यादा आता नहीं है। आज ये काफी अच्छा खासा डाउन था, 5-6% ये डाउन था। मैं इसको सुबह से देख रहा था, मेरे लिए बिल्कुल कोई मंथली का प्रॉपर डिमांड जोन नहीं था, ये काफी दूर डिमांड जोन था। इतना करेक्शन मैं एल एन टी जैसे शेयर में नहीं देखता हूं कभी भी, कि एक दिन में 2 दिन में ये यहाँ पर आ जाए। कभी नहीं देखा मैंने कि 1-2 दिन में इतना ये डाउन मूव इसमें आ जाए। मैं उम्मीद भी नहीं करता इस जैसे शेयर से। होता है ना कि कई कई बार, जैसे कोल इंडिया के बारे में, कोल इंडिया अभी कहां पर है? सब लोग मतलब बिना बिना आप चार्ट देखे मुझे बताइए, कोल इंडिया सप्लाई जोन के पास है, डिमांड जोन के पास है? सभी लोग चार्ट मत देखना, बस मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपके फेवरेट लिस्ट में है या क्या है। वेरी गुड। ऑल टाइम हाई के पास वाले सप्लाई जोन के अंदर है, ऑल टाइम हाई के पास वाले सप्लाई जोन के पास। भले ही वो सप्लाई जोन के पास है, मुझे ये पता है वो बहुत जल्दी ब्रेक कर देगा। मतलब कोल इंडिया से रिलेटेड मेरे मन में, हमारे मन में, मेरे ही नहीं हमारे मन में ये बात रहती है कि यार इस स्टॉक में बियरिश नहीं होना है मुझे, इस स्टॉक में सेल नहीं करना है मुझे। मतलब पर्सनली उसके लिए ऐसा लगता है कि मैंने यार इसको हर एक लेवल से चलते हुए देखा है। अब इसमें मैं बियरिश नहीं, ये सप्लाई जोन हो सकता है 10 दिन रोक कर रखे, 15 दिन रोक कर रखे, बट इसको ब्रेक हो ही जाना है। क्योंकि जिस अग्रेशन से उसमें डिमांड जोन वर्क करते हैं, उस अग्रेशन से सप्लाई जोन वर्क करना बंद कर दिए 2021 में। ऐसे जैसे जिस तरह से मैं एल एन टी की बता रहा हूँ, ठीक ऐसे देखिए, एल एन टी को बहुत रेयरली कभी कोई अपने मंथली के डिमांड जोन माने का मौका मिला, लाइक ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन। उससे पहले कहीं पर भी कोई इसको डिमांड जोन में आने का मौका नहीं मिला, कोविड का टाइम था, ऊपर ही ऊपर रहता है। ऑल्दो आप वीकली पर भी देखोगे तो वीकली में रेयरली कभी इस वाले फॉर्मेशन में इसको वीकली के डिमांड जोन माने का मौका मिला। ये ऊपर ही ऊपर रहता है। जब जब ये वीकली के डिमांड जोन में एंट्री करता है, हर बार तो नहीं बट बहुत सारे केसेस में एलएनटी में ट्रेड हमारी हो जाती है। ठीक ऐसा ही ह्यूमंस इंडिया आपने सुना हो, ह्यूमंस इंडिया जैसा शेयर है, इसमें भी ये ऑल टाइम हाई के पास हमेशा। अब इसमें देखो, ये मंथली के ये 2021 की कैंडल है, ऑल्दो ये इसको अब से नहीं 2017-18 से हम लोग ट्रेड करते हैं। बट ये देखो, ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन यहाँ से ऊपर, फिर ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन यहाँ से ऊपर, फिर ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन यहाँ से ऊपर, ये रैली बेस ड्रॉप बेस रैली का मंथली का डिमांड जोन, ये डिमांड जोन, ये डिमांड जोन, इन बाकी के डिमांड जोन में प्राइस को कभी आने का मौका मिला ही नहीं।
ये वाला स्ट्रक्चर ठीक वो स्ट्रक्चर है, आप लोगों को यदि हमारी बताई हुई क्लासेस में पीएसयू बैंक्स के स्ट्रक्चर याद हो, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ठीक वही स्ट्रक्चर है ये वाला स्ट्रक्चर जो 2021 और 22 का है। इवन कोल इंडिया, एक्साइड इंडस्ट्रीज, और इसकी वीकली के चार्ट को देखोगे ना, वीकली पे आपको पता चलेगा, देखो ये वीकली में इसमें अच्छी खासी ट्रेड मिली, ये वीकली में इसमें अच्छी खासी ट्रेड मिली, ये वीकली में इसमें नॉर्मल सी ट्रेड भी बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है। यहाँ डेली का डिमांड था वो परफॉर्म कर गया, यहाँ वीकली का डिमांड और मंथली का डिमांड था वो परफॉर्म कर गया। हर एक डिमांड इसमें ऐसे ही फॉलो होता जाता है। जब भी इस तरह के कुछ अपने पास इस तरह के स्टॉक को रखें कि उनमें ये अप मूव हो, जैसे यहाँ पर क्यूमेंस इंडिया और एलएनटी है, और उसमें महीने में आपको एक बार या दो बार भी एंट्री मिलती है ना, तो मैं इतना श्योर रहता हूं कि 2 दिन के अंदर 1:2 1:3 का टारगेट मिल जाता है और आराम से शांति से बैठ जाओ। हाँ, टीवीएस मोटर भी बिल्कुल, हमको टीवीएस मोटर भी ऐसा है। तो यही एक फेवरेट स्टॉक होने की डेफिनेशन ही ये है कि आपको उसके बारे में बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ पता है। अब यदि मैं बात करूं वापस से कि मंथली का डिमांड मेरा काफी दूर था एलएनटी में, ये रैली बेस रैली, वीकली का ये स्ट्रक्चर था, वीकली पर भी इसमें कोई डिमांड नहीं है किसी भी तरह से, ये इतना नीचे डिमांड था ये वाला। डेली पर जो मैंने देखा, ये एक रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली करके डिमांड होता है। जनरली ऐसे डिमांड आसानी से इस तरह के स्टॉक में चल जाते हैं, ये वाले स्टॉक में चल जाते हैं। बट इसमें आपको एक मैं अच्छी बात बताऊं, ये एक ड्रॉप बेस रैली का उससे पहले वाला डिमांड क्या टेस्टेड था या फ्रेश था? देखिए, ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड इसमें टेस्टेड था या फ्रेश था? बिल्कुल टेस्टेड था। और मैं कहूं कि ये डिमांड यहां पर आने के बाद इस वाली रेंज में टेस्टेड डिमांड चल गया, ऊपर वाला फ्रेश जो है वो, ऊपर वाला जो फ्रेश जोन है वो ब्रेक हो गया। इसमें जो सबसे पहले इस चार्ट को देखकर मेरे थॉट आया, मेरा थॉट सिंपल सा था कि एंट्री भले ही मैं यहां कर लूं, मुझे स्टॉप लॉस इस वाले विक के नीचे रखना है। और यदि मैं इस वाले ये कैंडल जो है ना, इसको भले ही आप बेस समझ रहे हो, बट इस बेस को आप प्राइस एक्शन के तौर पर देखेंगे तो किस तरह से समझ में आएगा कि यहां से प्राइस ने रैली बेस्ड ड्रॉप बनाते हुए डाउन मूव दिया, देन उसके बाद ये कोई इसकी ओपनिंग प्राइस थी, गैप डाउन इसने ओपनिंग दी, फिर प्राइस नीचे आई 20 MA सपोर्ट के बाद, और फिर ऊपर जाने लगी। और ऊपर जाते जाते उसने ये अप मूव दिया, मतलब कहीं ना कहीं ये अप मूव का ओरिजिन पॉइंट कहूं, या ये अप मूव का यहां से इस अप मूव का जो ओरिजिन पॉइंट जहां से प्राइस चली थी, वो ये वाला पॉइंट था। और आपको मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ इस विक पर जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, यहां तक कह के चलता हूं, तो इसको आप देखिएगा कि प्राइस एग्जैक्ट उसी पॉइंट से वापस रिवर्स हो गई। ऑल्दो मैं स्टॉप लॉस एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे नहीं रखता, मैं थोड़ा सा नीचे रखता, बट इस तरह से ही देखना चाहिए आपको किसी भी स्टॉक को। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉपर डिमांड सप्लाई देखकर ही एक बार छोड़ दिया, प्रॉपर डिमांड सप्लाई के साथ साथ, प्रॉपर डिमांड सप्लाई को इग्नोर नहीं करना है, बट प्रॉपर डिमांड सप्लाई के साथ साथ आपको उसके आसपास के स्ट्रक्चर को, प्राइस एक्शन को, कैंडल्स के फॉर्मेशन को देखना होगा। यही तो रियल प्राइस एक्शन है कि हम खुद से एक बार के लिए ये समझें कि प्राइस यदि अग्रेसिव नहीं होती ना, प्राइस में अग्रेशन नहीं होता, तो ये हो सकता है यहां से लौट जाती। कोई बात नहीं है, मुझे एंट्री तो यही करनी थी अपने डिमांड जोन में, बट स्टॉप लॉस वाले केस में मैं थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहता था, इस वजह से मैंने स्टॉप लॉस यहां ले लिया। तो ऐसा ही मैं निफ्टी में मानकर चल रहा हूं कि निफ्टी में यदि ऐसा आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला एरिया जो है इसको रोक देगा, थोड़ा बहुत तो ऊपर की तरफ पुश कर ही देगा। विक पर पॉइंट टू पॉइंट एसएल रखना मैं नहीं चाहता, थोड़ा बहुत नीचे रख लो, उसमें क्या जा रहा है, 3500 का शेयर है, उसमें 70 की जगह 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा, दैट्स इट। ये बस मेरी उस टाइम की समझ है कि गौरव सिंह मानसर, कि जिस टाइम पर ये रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, उस टाइम की समझ है कि मेरा माइंड किस तरह से काम कर रहा है, कि यार मैं इतना कंजर्वेटिव हूं या इतना अग्रेसिव हूं कि इसको यहां रखूं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलूं, या थोड़ा बहुत नीचे करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लो इसको। वो सिर्फ अपनी अपनी समझ है और कुछ भी नहीं है, इसके पीछे लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं है एक तरह से। ये सिर्फ और सिर्फ उस एट प्रेजेंट मोमेंट पे
आपका माइंड किस तरह से काम कर रहा है, करंट मार्केट के सिनेरियो को देखकर आपका बिहेवियर कैसा है, अग्रेसिव होना या कंजर्वेटिव होना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने अभी एलएनटी, ह्यूमंस इंडिया, निफ्टी ये बताया, वैसे ही आप लोग एक बार स्टॉक्स को इसी तरह से देखना शुरू करो। मतलब मैं ये चाहता हूं हर किसी से, मैं अपने आप से भी ये चाहता हूं, मैं क्योंकि मैं करता भी हूं, कि आप सब लोग एक स्टॉक में चार्ट, एक स्टॉक का चार्ट देखने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें, बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें। ईमानदारी से यदि मैं बताऊं कि यदि मैं ये टास्क दूं कि एल एन टी एफ एच में इस एंट्री स्टॉप लॉस के साथ, मैं यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस नहीं बताऊं, इन दोनों के बारे में बता दूं कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स में इंक्लूड करते हुए कोई ट्रेड सेटअप बनाओ, तो 100 लोगों में से 50 लोग शायद सेम कर लें, 50 लोग बिल्कुल अलग अलग करेंगे। कोई अपनी एंट्री यहां रख लेगा, कोई अपनी एंट्री यहां रख लेगा, कोई अपना स्टॉप लॉस यहां रखेगा, कोई अपनी एंट्री को बिल्कुल ऊपर की तरफ रखेगा, कोई बीच में रखेगा, कोई एंट्री स्टॉप लॉस को इसी विक पर रखेगा। अलग अलग तरह से सोचेंगे। वो अपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। आई बात समझ में आप लोगों को? और फिर मैं कह रहा हूं, स्टॉक दिन में स्टॉक दिन में चाहे 5 ही देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 स्टॉक सफिशिएंट है। 5 स्टॉक सफिशिएंट है, बट उन 5 स्टॉक में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रह जाए, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रह जाए जो कि आपसे मिस हो गया हो। रवि कुमार तीसरी बार एक मैसेज टाइप कर रहे हैं कि सर मुझे आपकी मेट्रोपोलिस की कॉल समझ नहीं आई, आपने कैसे दी, जबकि प्रॉपर वो 1460 आया था, तब आपने क्यों नहीं दी और आज क्यों दी? ये तब यहां पर आई थी। रवि कुमार, क्या कल वाली क्लास में आप थे? कल वाली क्लास में थे क्या? आप यस बोलोगे तभी भी मैं कहूंगा कि नहीं थे। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि नहीं थे, क्योंकि कल की क्लास में ही मैंने बोला था कि भाई ट्रेडिंग इन द जोन 2.0 हो, या फिर 2.0 नहीं, ट्रेडिंग स्टॉक आइडिया प्रीमियम हो, ट्रेडिंग जोन 2.0 हो, या फिर स्टॉक आइडिया ही क्यों ना हो, इन सब में स्टॉक आइडिया पर तो सिर्फ हम ही ट्रेड्स देते हैं, बट बाकी के और प्लेटफॉर्म्स पे और बाकी के हमारे जो मेंटोर हैं, वही ट्रेड्स देते हैं, वही ट्रेड देते हैं उसमें। और यदि हमने यहां पर ट्रेड दी ना स्टॉक आइडिया पर, मेट्रोपोलिस वाली मेट्रोपोलिस वाली ट्रेड दी, तो उसमें ये एक बार के लिए मेरा सोचने का तरीका और आपका सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है मैंने यहां से ऐड कर रखा हो अपने पोर्टफोलियो में, मैं यहां से इस स्टॉक को लेकर चल रहा हूं अपने साथ, और मैंने आपको यहां से बताया। हो सकता है किसी ने इस रैली बेस रैली के डिमांड से ट्रेड कर लिया हो यहां से। हो सकता है किसी ने इस सप्लाई जोन के टेस्ट होते ही, 20 EMA के टेस्ट होते ही यहां पर बाई कर लिया हो। सबकी स्टडी, सबका पॉइंट अलग अलग, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, और उसमें जब हम कोई भी चीज पब्लिक में दे रहे हैं ना, यदि हम पर्सनली दे रहे हैं, तो हमारा एक कॉमन सी बात रहती है जो काफी बार बताई गई है, कि यदि मैं इस ट्रेड को यहाँ 1460 पर देता और उसके बाद 5-7 दिन तक यदि ये साइडवेज रह जाती, उसके बाद जो लोगों का पेशेंस लेवल है वो बिल्कुल उफन रहा होता, उबल रहा होता। हम लोग जनरली ये कोशिश करते हैं कि हम उस टाइम पर ट्रेड दें जिसमें 1 या 2 दिन के अंदर ही स्टॉक में बहुत जबरदस्त मूवमेंट आ जाए, क्योंकि लोगों का पेशेंस लेवल हमें या हमारी टीम को ही हैंडल करना होता है। नहीं, मैं आपको आपके ऊपर कुछ, रवि ये नहीं कह रहा कि आपने क्वेश्चन क्यों किया क्यों नहीं किया, अच्छा हुआ कर लिया, क्योंकि आपका नाम आने के बाद आपको तो, मैं थैंकफुल हूं आपका कि आपका नाम के साथ बाकी के बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंच गई।
उसे क्या फ़र्क पड़ता है? आपने पूछा, किसी और ने पूछा, किसी के मन में था, किसी ने पूछा नहीं। बट ये समझो कि हम लोगों का या किसी भी ट्रेड देने का, किसी को 1460 पर ठीक लग रहा था तो ले लिया होगा, किसी को 1560 पर अच्छा लग रहा था तो ले लिया होगा, किसी को 1600 पर अच्छा लग रहा था ले लिया होगा। बट हमारा जनरली ये रहता है कि यार हम ऐसे टाइम पर ट्रेड दें, जल्दी से जल्दी चलकर फ्री हो जाए, लोगों का पेशेंस लेवल टेस्ट ना हो। सर ये ब्रेकआउट कैसे पता करें? ऋषि आप पूछ रहे हैं, आपने ट्रेडिंग इन द जोन बैच कब किया था? ट्रेडिंग इन द जोन बैच कब किया था ऋषि? अक्टूबर 2021। उसके बाद से कभी ट्रेडिंग इन द जोन की रिकॉर्डिंग या ट्रेडिंग इन द जोन की क्लासेस देखी है आपने? बताइए ऋषि। उसके बाद से ट्रेडिंग इन द जोन की कोई भी रिकॉर्डिंग या कोई भी क्लास आपने देखी? सर देखिए मैंने समझा भी, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। नहीं कर पा रहे, ब्रेकआउट नाम को छोड़ दो। सब लोग ब्रेकआउट से पैसा नहीं कमा रहे हैं कि सब लोग ब्रेकआउट से ही सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, उसको छोड़ दो। बट फिर भी मैं कहूंगा कि यदि आपने कोई क्लास देखी है तो उसको दोबारा देखें, दोबारा देख लो। फिर भी नहीं आता है तो ब्रेकआउट वर्ड को छोड़ दो। कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है ब्रेकआउट वर्ड की इसी से ही पैसा बनेगा। प्रॉपर एमआईटी डब्ल्यूआईटी ट्रेड कर पा रहे हो ये ठीक है, अच्छी बात है। धीरे धीरे इस पर प्रैक्टिस करते ही सब कुछ हो जाएगा। वो एक आपने दोहा सुना होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, सब कुछ करते रहना चाहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ठीक है। और देखिए, मैं जब कोई बात बोल रहा होता हूँ, मैंने कल भी बोला था कि यारो जब मैं बोल रहा होता हूँ ना और टॉपिक से हटकर कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड बातें बोल रहा होता हूँ, तो मेरा ध्यान जनरली चैट की तरफ नहीं जाता है। या तो मैं आंख बंद कर लेता हूँ या फिर कुछ देखते हुए, चार्ट पर देखते हुए बस बोलते रहता हूँ। मेरा ध्यान नहीं जाता, मेरा मन नहीं करता चैट देखने का किसी का भी। बट आप लोग बड़े कमाल के लोग हो। सुनने मुझे आ रहे हो, लिख अपनी रामायण रहे हो। क्लास के लिए 2-3 घंटे अपने कहीं और दूसरे पर्सनल काम से बचाकर यहां पर दे रहे हो, लिख अपनी रामायण रहे हो। बैंक ऑफ बड़ौदा कॉल, सेल की कॉल, आईवी हाई, पता नहीं क्या क्या। यदि मैं आपकी जगह होता ना, तो मैं सिर्फ यही काम कर रहा होता कि किसी को मैंने यदि पैसे दिए हैं सुनने के लिए तो मैं बस उसको सुनता। और क्वेश्चन आंसर का टाइम होता है, और सीरियसली जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब बेकार से कुछ ऊपर का वर्ड हो, ऊपर का शब्द हो ना, वो क्वेश्चन है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई अननेसेसरी का यहाँ पे आप लोगों को टाइम पास करवा रहा हूँ, कोई ऐसी बात बोल रहा हूँ कि वो बोलनी नहीं चाहिए। हाँ, हो सकता है कुछ रिपीट हो रहा हो आपके लिए, बट वो रिपीट होना भी तो फायदेमंद है यदि आपने पहली बात को अप्लाई नहीं किया है तो। यदि आपने पहले कोई बात को अप्लाई नहीं किया, आप दोबारा क्लासेस देख रहे हो, तो कितनी अच्छी बात है कि आपको दोबारा सुनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि पहली बार आपने इसको अप्लाई नहीं किया। हमेशा नई 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 चीज की खोज में रह रहे हो। पहले पुरानी को तो ठीक कर लो, जो है उसको तो बना लो, उसको तो सुधार लो। नहीं, चैट डिसेबल करना, जॉन विक कोई
परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है वो। परमानेंट सॉल्यूशन मेरे लिए हो सकता है, वो आप लोगों के लिए नहीं है वो परमानेंट सॉल्यूशन। मेरे लिए तो ये परमानेंट सॉल्यूशन है, मैं चैट को पढूं ही ना, या चैट को डिसेबल कर दूं। बट क्या जो लोग इतने इम्पेशेंट हैं, वो इतना सुनना उनके लिए जरूरी है या नहीं? इतना समझाना उनके लिए जरूरी? उनके लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, उनको तो और रिस्ट्रिक्ट कर देना है और दबाव में ला देना है, और उसके बाद जब उनके सवाल होंगे। मैं चाह रहा हूं मन में सवाल भी ना आए यार, सोचे क्यों, सुने जो कहा जा रहा है। कोई बात आई तो लिख लिया, खुद को ही डिस्ट्रैक्ट करे जा रहे हैं, फिर कहेंगे कल की क्लास में ये मिस हो गया, आज की क्लास में ये मिस हो गया। सर रिकॉर्डिंग से सबटाइटल को बंद करो, रिकॉर्डिंग में सबटाइटल है? प्रेम प्रकाश अंकल, आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो, उनमें सबटाइटल है? ओके, मुझे याद नहीं था। अब अभी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा तो उसको डिसेबल करके करूंगा, ठीक है? ठीक है। ओके। आप भी कर सकते हैं अपने एंड से इसको टर्न ऑफ। ओके, यदि आप लोग खुद से कर सकते हैं तो आप कर लीजिए करें, और यदि मेरे पास ऑप्शन होगा तो मैं उस सबटाइटल को ऑफ ही करके रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, ठीक है? ठीक है। वेरी गुड गीता। सर मुझे उतने क्वेश्चन माइंड में नहीं आते हैं, ज्यादा आंसर मिल जाते हैं चुपचाप बैठकर सुनने से। ग्रेट। आज हमारे जीटीएफ ऑप्शंस की थर्ड क्लास है, और थर्ड सॉरी फिफ्थ क्लास है। और इस फिफ्थ क्लास में जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है थीटा इफेक्ट। थीटा इफेक्ट, ठीक है। थीटा इफेक्ट, जैसा कि मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि ये एक ऑप्शन बायर के लिए एनिमी का रोल प्ले करता है, और ऑप्शन सेलर के लिए एक फ्रेंड का रोल प्ले करता है। बट उससे पहले मैं डेल्टा के बारे में कुछ आपसे बातें पूछूंगा, वेगा के बारे में आपसे कुछ बातें पूछूंगा, मनी नेस के बारे में, एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी के बारे में कुछ पूछूंगा, और एक्सपायरी के बारे में कुछ पूछूंगा। वो सब कुछ मुझे जल्दी से आप लोग रिवाइज करवाना। मैं चाहता हूं ये रिवीजन आप लोग मुझे करवाएं। उसके बाद हम थीटा इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, ऑप्शन बाइंग के, ऑप्शन सेलिंग के, लाइव चार्ट पर प्रैक्टिस करके कोई ट्रेड फाइंड आउट करके उसमें देखेंगे, आईवी का कंपैरिजन करेंगे। फिर तीनों चीज, डेल्टा, थीटा एंड वेगा, इन तीनों को कंबाइन करके कोई और अलग से ट्रेड फाइंड आउट करेंगे जिसमें सारी कैलकुलेशन होगी। मतलब आज फिफ्थ क्लास और सिक्स क्लास में मैं वो सब कुछ आपके लिए समराइज कर देना चाहता हूं जो हमने पिछले 4-5 दिन में पढ़ा है। आज आपकी क्लास ट्रेडिंग इन द जोन जैसी होगी। हाँ, आज मैंने माइक चेंज किया है देवन। ओके, आप लोग मुझे बताइए कि कॉल के लिए कॉल के लिए आउट द मनी कॉल के लिए डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? आउट द मनी कॉल के लिए डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? 1, 0, कम, लेस देन, 0.5, अप्रोचिंग 0.5। वेरी गुड। सिर्फ कुछ लोग जो शुरुआत में आंसर किया जल्दी में, वो लोग गलत थे। बट आउट द मनी कॉल जो होती है, उसकी उसका डेल्टा 0.50 की तरफ होता है, 0.50 से 0 की तरफ। और इन्ना मनी ऑप्शंस का डेल्टा क्या होता है? 0.5 से 1 की तरफ। और डीप इन द मनी जैसे जैसे मेरा कोई भी ऑप्शन होता जाता है, चाहे वो कॉल ऑप्शन है चाहे वो पुट ऑप्शन है, क्या हो जाता है? डीप इन द मनी होते होते 1 की तरफ जाते जाता है।
नियर अबाउट 1, अप्रोचिंग 1, यस गौरी, एग्जैक्टली। फिर वो एक तरह से फ्यूचर जैसा बिहेव करता है, लेकिन अंडरलाइंग 10 पॉइंट अप गया, 10 पॉइंट डाउन आया, तो हमारा ऑप्शन की प्राइस भी 10 पॉइंट अप या 10 पॉइंट डाउन ही जाएगी, क्योंकि उसमें डेल्टा की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले अभी कर रही है, वो फ्यूचर की तरह बिहेव करने लग गई, फ्यूचर जैसा हो गया डेल्टा। यस। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि करंट मंथ की एक्सपायरी, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी और फार मंथ की एक्सपायरी, करंट मंथ कौन सा है? फरवरी। नेक्स्ट मंथ कौन सा है? मार्च। और फार मंथ कौन सा है? अप्रैल। इन तीनों मंथ की एक्सपायरी में एट द मनी डेल्टा, एट द मनी डेल्टा कौन सी एक्सपायरी का सबसे ज्यादा होगा? वापस से कह देता हूं, फेब, मार्च और अप्रैल, इन तीनों मंथ की एक्सपायरी में एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा किसका सबसे ज्यादा होगा? अप्रैल का, अप्रैल का, फेब का, अप्रैल का, फेब का। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार मुझे यहाँ आप लोगों को बताना पड़ेगा। देखिए, कल हमने पढ़ा था, ये शायद ये रिवीजन ना करने की वजह है। ये 29 फेब में एट द मनी जो कुछ भी मेरा यहाँ पर आ रहा है उसमें 0.50। अब देखिएगा सब जगह सेम मिलता जाएगा आपको। 28 मार्च में ये जो डेल्टा है वही 0.52, 0.51 के आसपास, 0.50 के आसपास, यही डेल्टा। और आगे जाते जाएंगे, अप्रैल मंथ में 0.53, 0.51। मतलब ये सब कुछ एक तरह से, कितनी भी एक्सपायरी दूर कर लो, कितनी भी एक्सपायरी पास कर लो, डेल्टा की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम बनी रहती है। डेल्टा की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम बनी रहती है। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि वेगा, एट द मनी वेगा हमेशा सबसे ज्यादा होता है, एट द मनी वेगा हमेशा सबसे ज्यादा होता है, तो आप लोग मुझे बताइए करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ में एट द मनी कौन से मंथ का वेगा सबसे ज्यादा होगा? इसमें वो टाइम वाला फैक्टर काम कर रहा है कि वेगा सबसे ज्यादा होगा फार मंथ का। लाइक अभी मैं 29 फेब एक्सपायरी पर मेरे कर एट द मनी ऑप्शन का वेगा 25 है, तो 28 मार्च के दिन 35 है, 25 अप्रैल के टाइम पे 42 है। जैसे जैसे मैं एक्सपायरी में दूर जाता जाऊंगा, ठीक वैसे वैसे ही मेरा वेगा जो है वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि डेल्टा सेम रहेगा हर एक एक्सपायरी पर। डेल्टा का रिलेशन डायरेक्ट स्ट्राइक प्राइस से है, इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी होने से है, और किसी से भी नहीं है। वेगा का रिलेशन एट द मनी, आउट द मनी, इन द मनी होने से भी है, और उसके साथ साथ एक्सपायरी से भी है। जितनी ज्यादा दूर की एक्सपायरी होगी वेगा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। आई बात समझ में? डायरेक्शन में यदि मैं मानकर चल रहा हूं कि आईटीसी में अभी मैं बुलिश हूं, लाइक आईटीसी में मैं अभी बुलिश हूं, मुझे लगता है कि आईटीसी यहां से ऊपर जाएगा, और इसकी आईवी मुझे अभी हाई लग रही है। आईवी यदि मुझे इसकी हाई लग रही है तो मैं क्या करूंगा? ऑप्शन बाय करूंगा, सेल करूंगा, क्या करूंगा? मैं पुट को शॉर्ट करूंगा, ऑप्शन को सेल करूंगा। पुट को सेल कर दूंगा मैं। और यहीं पे यदि मैं, मेरा व्यू बुलिश है और आईवी इसकी लो है, देन मैं क्या करूंगा? तो कॉल को बाय करूं। इंटरमीडिएट की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं कि आईवी इंटरमीडिएट है क्या है। एक बार प्रैक्टिस के पर्पज से मैं आपसे पूछता हूं कि आईटीसी की आईवी अभी मुझे बताएं, इसको हाई ट्रीट करेंगे, लो करेंगे, या इंटरमीडिएट मानेंगे?
मेरे अकॉर्डिंग से ये हाई की तरफ है, इंटरमीडिएट टू हाई कह सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे ऑप्शन बाय नहीं करूंगा। ऑप्शन बाय का टाइम पता है कब आएगा? जैसे ये अभी आईवी है 23-24 के आसपास, जब ये आईवी यहाँ 18-20 के आसपास आ जाएगी ना, इस रेंज में भी आ जाएगी ना, उस टाइम पे मैं यहाँ पर कहूंगा कि मैं अब ऑप्शन बाय कर सकता हूँ बिलो 20, अराउंड 20 में यहाँ पे ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। ठीक है, ये आसपास की रेंज, ये वाला आईवी जब था 38 के आसपास, आप देखिए जिस टाइम पे 38 आईवी थी जुलाई 2023, उस टाइम पे यदि मैं ऑप्शन बाय करता या सेल करता, बताइए आप मुझे बताएं। ये आईवी हाई थी, यहां मुझे ऑप्शन सेल करना, ये भी आईवी का हाई पॉइंट ही था, ये भी आईवी का हाई पॉइंट ही था, ये भी आईवी का हाई पॉइंट था, और नीचे ये सारे आईवी के लो पॉइंट। आप देखना कितने टाइम से, मतलब आईटीसी में आईवी रेयरली हाई होती है, लाइक ये 15 मई, जुलाई, जनवरी, उस टाइम पर आईवी हाई हुई है। ज्यादातर आईवी इसकी, बहुत पुराना चार्ट में देख रहा हूं तो इसकी लो बनी रहती है। एटीएम आईवी मींस एट द मनी आईवी, और मेरे हिसाब से एट द मनी आईवी, स्टॉक की आईवी, फ्यूचर की आईवी ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। हमारे पास जो ये एटीएम आईवी है, हम इसी को ही यूज करके जो है वो आईवी की कैलकुलेशन लगाएंगे कि आईवी हाई है या लो है। आप पीएनबी देखिए, पीएनबी की आईवी बहुत रेयरली हाई जाती है, और इस ये जितना हाई जाती है उसको मैं हाई बहुत ज्यादा मानता भी नहीं। ज्यादातर टाइम पे ये लो फॉर्म करती रहती है, नीचे ही बनी रहती है, रियली ये हाई पर जाती है। जैसे अभी यदि मैं इसका पास का चार्ट देखता हूं, मतलब 1 ईयर से और अच्छी बात क्लियर हो जाती है। अभी इस आईवी को हाई मानोगे, लो मानोगे या इंटरमीडिएट मानोगे? इंटरमीडिएट, मैं इसको इंटरमीडिएट मानूंगा, और थोड़ा सा नीचे आने देता हूं ना इन वाले पॉइंट्स के पास, तो फिर लो मान, मतलब अब मेरे लिए ये एक तरह से इंटरमीडिएट टू लो की तरफ आईवी है, इंटरमीडिएट से लो की तरफ आईवी है। तो लो हो जाएगी तब मैं इसमें ऑप्शन बाय करने का सोचूंगा। अब छोटी सी बात एक मैं पूछना चाहता हूं जो कल की क्लास से रिलेटेड है। मान के चलिए कि पीएनबी की आईवी अभी लो है, मैं इस पर ऑप्शन बाय कर लेता हूं, उसके बाद ऑप्शन बाय करने के बाद भी आईवी मेरी और लो हो जाती है, इसमें मुझे बेनिफिट होगा या लॉस होगा? इसमें मुझे लॉस होगा। बट केस दूसरा केस ये कि आईवी यदि हाई है, और हाई के बाद यदि वो लो आती है, उस केस में मुझे, मैंने ऑप्शन बाय कर लिया हाई आईवी पर, मैंने ऑप्शन बाय कर लिया गलती से कहो या कैसे ही, और उसके बाद यदि प्राइस डाउन आती है, देन उसमें मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? उसके बाद भी लॉस होगा। बट इन दोनों केसेस में सबसे, मतलब इन दोनों केसेस में यदि मैं ज्यादा लॉस होने की बात कहूं तो वो किस केस में होगा? आईवी हाई आईवी पर बाय करने वाले केस में, या लो आईवी पर बाय करने वाले केस में? हाई आईवी के बाय, हाई आईवी वाले केस में, कि हाई आईवी पर मैंने बाय कर लिया। क्योंकि मैंने बताया था ना कल की क्लास में, बलून है उसमें हम एयर फिल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, वो बस्ट होगा, पूरी तरह से हवा निकल जाएगी। ठीक वैसे ही हाई आईवी से बिल्कुल लो पॉइंट पर आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, लो के बाद नया लो फॉर्म करने के कभी कभी कम चांसेस रहते हैं, बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वो लो के बाद और लो फॉर्म करे। ठीक है, जैसे सपोज करें कि अभी सुचिता, अभी करंट आईवी मेरी है वो है 39, 39 आईवी को मैं लो मानता हूं, और ये 39 आईवी के बाद थोड़ा नीचे और आ जाती है, आईवी थोड़ा और नीचे आ जाती है, तो मेरे ऑप्शन में लॉस होगा। बट वो उसके कंपैरिजन में कम होगा। किसके कंपैरिजन में? कि यदि आईवी मेरी यहाँ 52 थी, और 52 53 के केस में मैं उस ऑप्शन को बाय करता हूं,
क्योंकि ऊपर से ज्यादा नीचे आने के चांसेस ज्यादा हैं, नीचे से और नीचे, लो से और लो होने के चांसेस कम हैं, हाई से लो होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है सुचिता? ठीक है, ओके, ग्रेट। अब हम आते हैं थीटा इफेक्ट पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना रहा, एक चार्ट बना रहा हूँ नॉर्मल सा। ये एक मेरा एक फ्लो चार्ट है, जिसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डेज रिमेनिंग टू ऑप्शन बाय। ऑप्शन एक्सपायरी, सॉरी। हम एज ए ऑप्शन बायर ऑलमोस्ट 90 डेज एक्सपायरी की बात करते हैं ना, नहीं है तो वो अलग बात है, नहीं है तो अलग बात है, बट 90 डेज एक्सपायरी की बात करते हैं ना। और ऊपर यहां पर मैं लिख रहा हूं कि एक तरह से ऑप्शंस का प्रीमियम। ये मेरे ऑप्शन का प्रीमियम है, 300 से लेकर 0। थियोरेटिकली भी समझेंगे और प्रैक्टिकली भी समझेंगे इसके बाद में। अब यहां पर एक फ्लो में कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ इस तरह से। इस फ्लो का मतलब है, इसका मतलब है कि ऑप्शन का प्रीमियम जिस तरह से कम हो रहा है, ये ऑप्शन के प्रीमियम को डिक्रीज होता हुआ ग्राफ है, कि ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। और इस ग्राफ का मतलब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये, कि जैसे जैसे एक्सपायरी के दिन पास आते गए, लाइक मैं बात करूं 30 डेज की, मैं बात करूं 15 डेज की, मैं बात करूं 45 डेज की, इन दिनों में ये जो प्रीमियम है वो काफी तेजी से डाउन हुआ। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाती है, वैसे वैसे, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाती है, वैसे वैसे बहुत तेजी से मेरा प्रीमियम नीचे की तरफ गिरने लगता है। और जितना ज्यादा एक्सपायरी में टाइम है, मतलब ये समझो कि आज के दिन में यदि फेब 29 के कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूं, तो उसका प्रीमियम बहुत धीरे धीरे करके कम होगा। और वहीं पे मैं बात करूं, करंट वीक की एक्सपायरी की बात करूं, करंट वीक के थीटा की बात करूं, तो उसका प्रीमियम बहुत तेजी से कम होगा। स्लो टाइम डिले, जितना ज्यादा टाइम रहेगा,
जितना ज्यादा टाइम मिलेगा मेरे ऑप्शन को अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, उतना ही उसमें थीटा इफेक्ट कम होगा। जितना कम टाइम होगा, उतना ही थीटा इफेक्ट ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? इसका डायरेक्ट रिलेशन है एक्सपायरी के साथ। थीटा इफेक्ट का डायरेक्ट रिलेशन है एक्सपायरी के साथ, कि एक्सपायरी के पास आते आते प्रीमियम स्पीड से कम होता है। रिपीट करूंगा, और बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास इसके लिए, इसके ऊपर बोलने के लिए, कि जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाती है, वैसे वैसे प्रीमियम जो है वो कम होता जाता है। अब यहां पे मैं एक बार आपको सेंसिबल में यहां पे बताता हूं। ऑप्शन चेन मैंने ओपन कर रखी है, निफ्टी की ही ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। थीटा इफेक्ट जो है वो देखिए 7 है। एट द मनी ऑप्शन का थीटा इफेक्ट 7 है, इन द मनी का 6 है, और आउट द मनी का भी ऑलमोस्ट 6 है। मतलब ये एक तरह से थीटा और वेगा, एट द मनी आउट द मनी का इम्पैक्ट बिल्कुल वेगा जैसा है। कि आप कॉल ऑप्शन के वेगा को देखो, कॉल ऑप्शन के थीटा को देखो, और फिर उनकी इन द मनी और आउट द मनी को देखो, कि इन द मनी आउट द मनी का ऑलमोस्ट सेम है, चाहे वो कॉल है या पुट है। कॉल और पुट में थीटा वेगा की वैल्यू एट द मनी और इन द मनी और आउट द मनी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है वो रहता है एट द मनी का। 21,800 की यदि मैं बात कर रहा हूं आपसे, 21,800 की बात कर रहा हूं, तो क्या थीटा इफेक्ट है? -7। -7। और इसको ही यदि मैं और दूर की एक्सपायरी करता हूं, लाइक मार्च में, तो क्या है? 0.45 और कम हो गया। इसको ही मैं और आगे करके चलता हूं अप्रैल में, तो 0.36। और इसको सबसे पास करता हूं 1 फेब। कितना थीटा है मेरे पास? 66। थोड़ा और दूर 16, 8 फेब के दिन। थोड़ा और दूर 10, और थोड़ा और दूर 7 और 6। अब इस थीटा का मतलब पता है कि ये ऑप्शन के प्रीमियम में किस तरह से रोल प्ले करता है? ये समझो कि आपने यदि 21,800 के ऑप्शन को बाय कर लिया या सेल कर लिया, जो कुछ भी किया, पर डे आपका -7 रुपीज प्रीमियम कम होगा ही होगा। स्टॉक डायरेक्शन में जाए ना जाए, वॉलेटिलिटी बढ़े ना बढ़े, ये थीटा इम्पैक्ट हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। और देखिए, थीटा की वैल्यू कॉल ऑप्शन के केस में भी माइनस में है, पुट ऑप्शन के केस में भी माइनस में है। मतलब हम लोग जनरली, जैसे आप कल काम करोगे, हीरो और जीरो, बजट स्ट्रेटजी, 1 फेब, और कल एक्सपायरी भी है, बजट भी नहीं होता। बजट भी नहीं होता तब भी एक्सपायरी के दिन सेम डे तो सबसे ज्यादा, मतलब ये समझो कि 136 का है ये, 66 का डेटा है। यदि मैं नेक्स्ट उसकी एक्सपायरी की बात करूं, इसका प्रीमियम 240 है, 16 रुपीज का डेटा है। आपका टारगेट है निफ्टी को लेकर कि निफ्टी 22,300 के आसपास हो जाए या 22,000 के आसपास हो जाए। उसको पहुंचने में यदि 5 दिन भी लग गए, तो यहां पर देख लो 80 रुपीज का प्रीमियम तो उसी में ही कम हो जाएगा। 80 रुपीज का प्रीमियम तो थीटा का अपने आप उसी में कम हो जाएगा। जैसे मैं पीएनबी की बात करता हूं, ऑल्दो पीएनबी में नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन लिक्विड नहीं मिलेगा, हम करंट मंथ के ही हिसाब से बात करते हैं। पीएनबी में 115, 115 के कॉल ऑप्शन का कॉल ऑप्शन की वैल्यू क्या रही? 5.10, 5.10 आ रही ना? इसमें थीटा इफेक्ट क्या है? 0.088। मेरा पीएनबी को लेकर टारगेट है कि ये पीएनबी 130 हो जाए।
और यदि इस केस में, ये केस होने में इसको 10 दिन लग जाते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करके उतना प्रीमियम मेरा इसमें कम होगा ही होगा। वो एक यूनिवर्सल बात हो गई। अब यदि एक छोटी सी बात मैं वापस से पूछता हूं कि यदि ऐसा है कि भाई थीटा इफेक्ट मेरा कम हो ही रहा है, हमेशा कम हो ही रहा है, जैसे आप देखोगे बैंक निफ्टी में 29 फेब का 16 रुपीज है, बैंक निफ्टी में 28 मार्च का 11 रुपीज है, बैंक निफ्टी में 25 अप्रैल का 8 रुपीज है। जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूं, मेरे थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है, बट मैं सबसे पास, मतलब सबसे पास वाला मंथ 29 फेब की बात कर रहा हूँ, 16 रुपीज। अब मैं निफ्टी बैंक में बुलिश हूं और मैं यहां पे पुट को सेल कर देता हूं, और यदि 10 दिन तक निफ्टी बैंक साइडवेज बना रहता है, तो इसमें मेरा बेनिफिट है अकॉर्डिंग टू थीटा, या लॉस है? लॉस नहीं है शिवगिरी, इसमें मेरा बेनिफिट है, क्योंकि अब की बार मैंने ऑप्शन को सेल कर दिया है, एंड एज ए ऑप्शन सेलर मैं तो ये चाहता ही हूं कि प्रीमियम कम हो। एज ए ऑप्शन सेलर मैं तो ऑलवेज ये चाहता हूं कि प्रीमियम मेरा कम ही हो। और एक छोटी सी बात, जो हमने बात करी थी सेकंड या थर्ड क्लास में, आपको याद हो कि हमें ऑलवेज दूर की एक्सपायरी बाय करनी है और पास की एक्सपायरी सेल करनी है। दूर की एक्सपायरी बाय करनी है और पास की एक्सपायरी साइड सेल करनी है। तो क्या ये उसी डेफिनेशन को अप्रूव कर रहा है आज का थीटा इफेक्ट? उसी डेफिनेशन को अप्रूव कर रहा है ना, कि दूर की एक्सपायरी को हम बाय करेंगे, पास की एक्सपायरी को सेल करेंगे। यह शिवगिरी बुलिश होगा। बिल्कुल कर रहा है मनीष, क्यों नहीं कर रहा? जब पास वाली एक्सपायरी का थीटा सबसे ज्यादा है, मतलब बहुत जल्दी उसका प्रीमियम कम होगा, ज्यादा तेजी से प्रीमियम कम होगा, ज्यादा तेजी से प्रीमियम कम होगा, तो परफेक्ट मैच है ना, पास वाली एक्सपायरी को मैं सेल ही कर रहा हूं। और जब दूर वाली एक्सपायरी को यदि मैं बाय कर रहा हूं, लाइक मैं अप्रैल की बात कर रहा हूं, -8 यदि मेरा यहां पर थीटा है, तो मेरे लिए कितनी अच्छी बात है यदि मैं बाय कर रहा हूं कि सिर्फ 8 रुपए ही मेरे प्रीमियम से जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। सारी बातें ऐसे ही इंटरलिंक हो जाती है। अब ये निफ्टी बैंक निफ्टी में तो हो रहा है, बट यदि मैं कैश की बात करूं, शेयर्स की बात करूं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं कि मैं करंट मंथ का ही ऑप्शन यहाँ पे बाय सेल कर रहा हूं। बट एक बात कि यदि मैं मंथ के लास्ट में हूं, मेरी एक्सपायरी होने में, मंथ के लास्ट में मेरी एक्सपायरी होने में सिर्फ 5 to 7 डेज हैं या 10 डेज बचे हुए हैं, तो मुझे उस करंट मंथ में करना चाहिए ऑप्शन बाय, या नेक्स्ट मंथ में ऑप्शन बाय करना चाहिए? नेक्स्ट मंथ में ऑप्शन। और ये थीटा का इफेक्ट है ना, ये इतनी कमाल की चीज है कि जो आपके हॉलीडे होते हैं ना, सैटरडे संडे हो गया या कोई और बीच में और दिन हो गया, उस दिन भी ये इसी तरह से कैलकुलेट होगा होता है, उस दिन भी ये ऐसे ही गिरता है, डाउन होता है। ऑप्शन सेलर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ऑप्शन सेलिंग करते हैं, फ्राइडे के दिन ऑप्शन बाइंग को कवर कर लेते हैं, ऑप्शन सेलिंग को कवर कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। और लॉन्ग वीकेंड तो उनके लिए और भी मजेदार है। इसका मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्शन को बिल्कुल भूल गए, नहीं, डायरेक्शन को नहीं भूले हैं। डायरेक्शन यदि गलत हो गई तो फिर और लॉस लग जाएगा ना भाई। डायरेक्शन अपना काम कर रहा है, थीटा अपना काम कर रहा है, हमें तो इन सबको क्लब करके एक अच्छी चीज बनानी है। वेगा का काम अलग है, थीटा का काम अलग है, डेल्टा का काम अलग है। ऐसा नहीं कि डेल्टा ऑप्शन सेलर का फ्रेंड हो गया तो मैं अब ऑप्शन सेल ही करूंगा, नहीं, डायरेक्शन कहां जाएगी? ठीक है। और एक और बात कि जैसे जैसे अब ये समझो कि मैंने मैंने निफ्टी में कोई ट्रेड करी, थीटा इफेक्ट मेरा 7 था,
निफ्टी में मैंने कोई ट्रेड करी, थीटा इफेक्ट मेरा 7 था फेब 29 का। उसके बाद यदि मैं फिर, ऐसा होता है कि जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाती है तो 7 ही नहीं रहेगा, ये 8 9 10 अपने आप बढ़ता जाएगा। यही तो इस चार्ट का मतलब था, थीटा इफेक्ट ऑलरेडी बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया जो मैंने बताया है सब कुछ? यहां तक क्लियर हुआ? ग्रेट। मैं एक और एग्जांपल बताता हूं आपको कि इसके कम और ज्यादा होने के पीछे लॉजिक क्या है। इन द मनी आउट द मनी से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इसका। लाइक ये समझो कि आप कोई कार ड्राइव कर रहे हैं, 100 किलोमीटर की कोई डिस्टेंस आपको कवर करनी है। 100 किलोमीटर की कोई डिस्टेंस आपको कवर करनी है, ठीक है। उसमें यदि मैं टाइम की बात करूं, मेरे पास 24 आवर है, या मैं कहूं तो 12 आवर है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो ये 12 आवर में 100 किलोमीटर के लिए एक नॉर्मल रोड जिस तरह का होता है, नॉर्मल रोड जिस तरह का होता है उसी तरह का रोड है। ऐसे मत कहना कोई फॉर्मूला 1 रेस वाला ट्रैक है क्या, मेगा हाईवे क्या, ऐसे नहीं सोचना। नॉर्मल रोड जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ। यदि 12 आवर में आपको 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कंप्लीट करनी है तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? मेरे अकॉर्डिंग इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद दूसरा केस, यदि इसमें सेकंड केस में टाइम मेरे पास 5 आवर है, 5 आवर का मेरे पास टाइम है, तो आप लोग मुझे बताइए इसकी क्या रहेगी हाई प्रोबेबिलिटी, इंटरमीडिएट प्रोबेबिलिटी, या मॉडरेट प्रोबेबिलिटी, या लो प्रोबेबिलिटी? एक तरह से इंटरमीडिएट या मॉडरेट प्रोबेबिलिटी, मतलब नॉर्मल सी बातें, हो भी सकता है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है।